हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। नौ मुंतखब वजीर आला को पहला बड़ा रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। बिलावल जरदारी ने भी गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हल्फ लेने की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी केपी वजीर आला के इंतखाब को कलअदम करार देने के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। इस अहम सियासी और कानूनी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक। इसके अलावा मिस्र में गजा मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ट्रंप की पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फिर तारीफ। गजा मुआहदा करवाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को खराज तहसीन पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में जंगी तैयारे गिरने का जिक्र छेड़ दिया। इस पर भी बात करेंगे। और पाक अगवान कशीदगी के बाद हुकूमत का पाकिस्तान में मुकीम अगवानियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दिफा ने सरहदों और अगवानियों के इनखला सूबों की बजाय वफाक का मामला करार दे दिया। जिनके पास दस्तावेजात नहीं होंगे इनको वापस भिजवाएंगे। वजीर दिफा के इस दो टोक बयान पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। मुनीब, कुछ दिनों से जो ये मामला चल रहा है वजीर आला केपी के हवाले से, अब ऐसा लगता है कि हल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है आज की स्टेटमेंट्स के बाद, जहां फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मेरा तो कोई इरादा नहीं था हल्फ ना लेने का, फिर बिलावल ने भी कहा कि उनको जाना चाहिए, मैं सीएम से कहूंगा कि जेट करा के उनको भेजें वहां पर, और जो कानूनी तौर पर जो भी चीजें हैं वो करें, तो आपको लग रहा है कि मामला कुछ हल ही हो जाएगा? देखिए, मेरे नजदीक तो जो पहले भी पोजीशन ली गई थी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की, मेरे ख्याल में वो कोई दुरुस्त पोजीशन नहीं थी। और उनके पास ये कोई ऐसा इख्तियार आइन में नहीं है कि किसी को बुला लें किसी को तस्दीक के लिए। जब उन्होंने दोनों दफा तस्दीक भी कर दी, ओन भी कर दिया, हर जगह बोल दिया कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं, तो फिर तो बस एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। और पहला भी उनका इस्तीफा मतलब वो अंडर सिग्नेचर आया था और आर्टिकल 130(8) के तहत वो दुरुस्त था। अब ये महज एक हुज्जत क्रिएट की गई, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं हुआ। और ना ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या स्प्लिटर ग्रुप सामने आया। आज भी उनके एमपीएज इमरान खान साहब के साथ मौजूद है और खड़े हैं। तो मेरे नजदीक तो ये पोजीशन निहायत ही कमजोर थी जो गवर्नर साहब ने ली थी, और उन्होंने इस मामले को डिले करने के लिए ही ये कोशिश की थी। लेकिन मेरे ख्याल में वो अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां हर एक को नजर आ रहा था कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और जहां तक इंतखाब की बात है नए खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की, वो भी आईनी तौर पर एक दुरुस्त अमल है। तो ये जैसे कि आपने कहा कि डिले करने की कोशिश की गई थी, मकसद तो बज़ाहिर यही समझ आ रहा है कि डिले करना था ताकि मामले के शायद फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है वो बातें सामने आ रही थी, तो वो भी जो है वो नहीं हो सका। तो अब जो है मजीद इसमें कोई ताखीर जो है हम नहीं देख सकते। ऑपोजिशन ने भी शायद इस चीज़ का फैसला किया है कि इस इंतखाब को कलअदम करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट का रुख करेंगे। देखिए, वो रुख तो कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नतीजा निकल सकता है। ना ही मुझे कोई इसमें रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती कि अदालत के अंदर वो क्या मौक़िफ़ ले सकते हैं। वॉकआउट करना इस्तेहकाक था उनका ऑपोजिशन का, अगर वो कर गए और इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया तो उसका जिम्मा तहरीक इंसाफ पे तो नहीं डाला जा सकता। बहरहाल एक कानूनी अमल था, एक अमल था, वो हो गया और अब सोहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट है। ठीक, जी क्लासरा साहब। जी मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर। अच्छा, आपने अभी बात की, आपने मेरा ख्याल ट्वीट भी किया था, जो आप कह रहे थे पोजीशन की बात की ना कि इस्तीफे के हवाले से आपने ट्वीट भी किया था कि इस्तीफा कबूल होना चाहिए था। मुझे अब आईनी कानूनी तौर पर आप बेहतर समझते हैं और वही कुछ हुआ। मेरा ख्याल अदालत ने फैसला दिया जो आप कह रहे थे पहले। लेकिन हमने कौमी असम्बली के केसेस में देखा, इवन शायद प्रोविंशियल असम्बली में भी है, कि अगर कोई मेंबर है जो है वो आके अपना इस्तीफा देते, स्पीकर को भेजते हैं, तो स्पीकर के लिए जरूरी है कि वो उनको बुलाते हैं। इवन अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी वो उसको इस्तीफा दे रहा है तो
स्पीकर जो है उसको अपने चेंबर में बुलाता है, उससे बैठ के बात करता है, उससे वेरीफाई करता है कि जनाब ये वाकई आपने लिखा है, आपके हैंड राइटिंग है, आप ही इस्तीफा देना चाह रहे हो। तो आप अगर समझते नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देना या कहीं पे कोई अखबारी बयान में इस्तीफा देना और एक फॉर्मल जगह पे जाके कंफर्मेशन करना, ये दो चीजें हैं। और अगर ये प्रोसेस नहीं भी है कानून में तो यही होना चाहिए। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। मैं आपकी इस पे वो चाहता हूँ कि कोई बंदा कहीं पे कहते मैंने इस्तीफा दे दिया और गवर्नर बैठे बैठे कहते हाँ जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे आप समझते हैं कि चीजें ठीक होती हैं? गुजारिश है राज साहब को उसमें दो चीजें, एक तो ये कि जो मेंबर कौमी असेंबली के लिए है वो वाकई आइन में तो यही है कि वो इस्तीफा स्पीकर को भिजवा दें। जो तस्दीक के मराइल है वो तो अदालती फैसलों की एक्सप्लेनेशन के अंदर शामिल किए गए कि तस्दीक का अमल भी होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको समझने की जरूरत है वो बेसिकली ये है कि ये सारा अमल किया गया, ऐसा सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि यहाँ आइन में लिखा हुआ है कि स्पीकर जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना इस्तीफा या तो स्पीकर को दे दें बहसियत मेंबर सूबाई असेंबली, वो और चीज है। ये तो है कि वो अपना एक आइन के औहदा है बहसियत वो एक सीएम के बहसियत चीफ मिनिस्टर एक सूबे के, वो अपना इस्तीफा दें जो गवर्नर है उस सूबे के उनको, और अंडर राइटिंग और उसके तहत फिर वो इस्तीफा कबूल हो जाए। और जब वो इस्तीफा कबूल हो तो फिर उसके नतीजे में जो इस्तीफा कबूल है उसकी भी कोई शिक नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि गवर्नर को वो देकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि वो उन्होंने कर दिया था, एक दफा नहीं 2 दफा कर दिया, उसकी गवर्नर साहब ने किया, उन्होंने उसके ऊपर उसको कंफर्म भी किया और हर किसी को पता था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा फर्क है। आईनी ओहदा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है चीफ मिनिस्टर का, उसमें ये है कि आपने इस्तीफा देना है और गवर्नर को एड्रेस करके देना है अंडर योर राइटिंग और सिग्नेचर। जबकि जो मेंबर असेंबली है उसके लिए तरीकाकार के अंदर अदालती नजीरें ऐसी आ गई है जिसमें कहा गया है कि नहीं आप जाती तौर पर इन पर्सन तस्दीक का अमल भी होगा, जिस तरह आपने फरमाया जो होता है। तो ये एक बुनियादी फर्क है जो समझने की मेरे ख्याल में हमें जरूरत है। अच्छा सर, ये बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अभी हमने देखा कि अगर इस प्रोसेस का सबको पता है, जो आपको भी पता था, इल्म था, साथ में ये भी प्रोसेस था, कानून में लिखा हुआ है कि आपने अपने हाथ से आपने इस्तीफा देना होता है, तो क्या एक गंडापुर साहब जो है वजीर आला रहे हैं, उनकी पूरी एक टीम थी लीगल, इतने बड़े बड़े वकील उनके साथ रहते हैं फिरते हैं जिनके नाम सुन के बंदा दहल जाता है, इतने बड़े वकील हैं, तो उनको नहीं पता था कि रेजिग्नेशन जो है हाथ से लिखना ये भी कानूनी एक आईनी आपकी रिक्वायरमेंट है। और प्लस जो तो उसको उनको इस मामले में किसी ने गाइड नहीं किया था कि उन्होंने टाइप करके वो इस्तीफा भेजा? मेरे ये वो गलती है कासिम साहब जो अक्सर हो जाती है जब आप इस्तीफा देना वैसे भी कोई इतना प्लेजेंट इवेंट नहीं होता और बंदा बड़ा वो एक डिसग्रंटल सा फील कर रहा होता है। आपका ख्याल है कि जो भी कोई गंडापुर साहब हो या कोई और हो, जब उन्होंने इस्तीफा दिया होगा तो एक बोझल दिल के साथ ही दिया होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो जाहिर बात है वो बुरा फील कर रहे होंगे। तो होता है ना, बंदा कहता है पंजाबी में कहते हैं ले आओ यार मेरी जान छोड़ो बस, ठीक है जाए जहन्नम में जाए मेरी तरफ, बंदा यही कहता है ना। तो वो उन्होंने वही सिलसिला जो था वो मेरे ख्याल में उन्होंने भी हुआ और बाद में फिर उन्हें एहसास हुआ, फिर उन्होंने हैंड रिटन भी कर दिया, वो भी चला गया। पहले तो आपको पता है गवर्नर साहब। अच्छा सर, आपने हैंड रिटन की बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। लास्ट टाइम आपसे मेरे ख्याल आपसे बात हो रही थी हमारे शो में, तो मैंने और आपने शायद उस वक्त भी बात की थी कि जो इमरान खान का इन्होंने नाम लिखा है, ये इमरान खान का नाम शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो इन्होंने अपने इस्तीफे में इन्होंने लिखा था कि इमरान खान साहब के कहने पे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरे लीडर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये कितना मुश्किल होगा गंडापुर साहब के लिए कि इमरान खान का नाम अब इस इस्तीफे में शामिल नहीं है, और खुद इमरान खान साहब के लिए कितना मुश्किल होगा कि पहले मेरे उसमें इस्तीफे में नाम था, 1 मिनट लगता था, यहाँ भी लिख देते कि मैं अपने लीडर इमरान खान साहब के कहने पे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हैंड रिटन में? और जो टाइप वाला था इस्तीफा उस पे उन्होंने पहला पूरा पैरा इमरान खान साहब पे किया, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा उन्होंने जान छुड़वाई है, जो आप वाली बात है। तो खान साहब का नाम काटने में मतलब कितनी तकलीफ हुई होगी इमरान खान साहब को भी और खुद गंडापुर साहब को भी? मेरे ख्याल में गंडापुर साहब को तकलीफ तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा वो उनको तकलीफ है, तो वो मुब्तला रहेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जो सिलसिला हुआ है उनके साथ वो कोई इतना प्लेजेंट अमल तो नहीं था। तो पहले उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर लिखा, बाद में उन्होंने जब फिर उन्होंने कहा गया, किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप हैंड रिटन लिखें, तो उन्होंने एक ब्रीफ सा इस्तीफा लिख दिया और फिर वो मामला आगे चला गया। तो वो तो एक सूरत हाल साहब ऐसी थी जो सामने आ चुकी थी
اور اب میرے خیال میں اگر کوئی بہت ہی کوئی عجیب تعویل نہ پیش کر دی جائے وہ اور چیز ہے، البتہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی گنجائش رہ گئی ہے کہ گنڈا پور صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ قبول نہ ہو۔ نہیں، میرا سوال یہ نہیں تھا سر، میرا سوال یہ کچھ اور تھا سر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے والے میں عمران خان صاحب کا نام تھا، دوسرے والے میں عمران خان صاحب کا نام کیوں ہے جو ہینڈ ریٹن ان کا، اس میں نام کیوں نہیں ہے خان صاحب کا؟ اب اس کا جواب تو علی امین گنڈا پور صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ پہلا استعفیٰ شاید کسی نے ان کے لیے ڈرافٹ کیا ہے اور وہ بڑا ویل ورڈڈ تھا، اس پہ غالباً 3 پیراگرافز تھے۔ اس کے اندر پھر لوگوں نے یہ نکالا کہ بھی شاید اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے کہ یہ تو جی ایک کنوکٹڈ شخص کے کہنے پہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو اس کی تو کوئی سینکٹی نہیں ہے۔ بعد میں انہیں شاید یہ مشورہ دیا گیا ہوگا کہ بھائی یہ آپ یہ بھی حکم نکال دیں بیچ میں، آپ ایک سادہ استعفیٰ لکھیں اور وہ آپ ہینڈ ریٹن لکھیں جو کہ ہر طرح سے کوالیفائی کر دیں۔ تو وہ شاید ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہو اور اسی لیے پھر انہوں نے اس کو لکھا اور یہ آگے بھجوا دیا۔ میرے نزدیک تو اس کا یہی طریقہ کار نکلنا چلتا ہے۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا ان کا پریزیڈنٹ نکسن نے جب واٹر گیٹ کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، 1 لائنر تھا، جسٹ 1 لائن تھی، اور موسٹلی یہ 1 لائنر ہی کیے جاتے ہیں۔ خیر یہ تو اپنی جگہ پہ ایک سر چیز آپ نے دیکھی ہے جو آپ نے کہا کہ وہ دل برداشتہ ہوں گے، ایک انسان ہے نیچرلی طور پہ اتنی بڑی پوزیشن آپ کو مل گئی اور آپ سے استعفیٰ لے لیا جائے اور آپ کو کہا دیا جائے کہ آپ استعفیٰ دیں، اور جن سرکمسٹانسز میں استعفیٰ لیا گیا اٹ واز اگین امبیرسنگ، اگر ہم انسلٹنگ نہ کہیں سخت لفظ ہو جائے گا، امبیرسمنٹ تو ہوئی ہے صاحب گنڈا پور صاحب کو، لیکن کے جتنے جوش جذبے سے گنڈا پور صاحب نے ان کو الیکٹ کرانے کے لیے ان کو مطلب بھاگ دوڑ کیے یا انہوں نے ایون اداکاری بھی صحیح، وہ تو خوش لگ رہے تھے کہ میری جان چھوٹی۔ دیکھتے ہیں جناب کہ میں جو کام 1.5 سال میں نہیں کر سکا تو سہیل افریدی صاحب دیکھتے ہیں 1.5 مہینے میں کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے، یا انہیں لگتا ہے کہ نوجوان جہاں میں ناکام ہوا ہوں تو یہ نوجوان کیا کر لے گا، لہٰذا میں ویٹ کر لیتا ہوں 3-6 مہینے، پھر مجھے کہا جائے گا دوبارہ کہ آئیں اور سیٹ سنبھالیں خان صاحب کے یہ جو بندے ہیں ان سے یہ صوبہ شاید نہ چل سکو۔ مجھے تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے، اداکاری کہیں، نیچرل کہیں یا فیکنگ کہیں، وٹ ایور، وہ تو بڑی پازیٹیو، بڑی پرجوش اور بڑی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ گنڈا پور صاحب تو لگ رہے تھے جان چھڑا کے خوش ہوئے ہیں، وہ کوئی اس میں نہیں لگ رہے تھے۔ وہ شاید ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ابھی تو جب یہ سہیل افریدی صاحب آئیں گے اور انہیں پریشر، جب ایک طرف سے پارٹی کا پریشر، دوسری طرف سے خان صاحب کی فیملی کا پریشر، تیسری طرف سے جو گراؤنڈ پہ پریشر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ دیکھیے صوبہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جتنا پریشر ہوتا ہے ایک ایسا صوبہ جس میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اس کو گورن کرنا، اور پھر وہ بھی اس ایسے بے تکے اور بھونڈے بیانیے کے تحت کہ آپ جی آپریشن نہیں کروانا چاہتے، ملٹری آپریشن کے آپ خلاف ہیں، تو آپ پھر بہت سارے کانٹوں کے اوپر تو خود چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں محض جذبات سے یا تقاریر سے صوبہ نہیں چلتا۔ مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریلیف فیل کرے، اور بے عزتی تو ان کی ہوئی ہے، ان کو عہدے سے علیحدہ کیا گیا، بے عزتی تو ان کی ہوئی ہے۔ شاید پہلے دل برداشتہ اور بعد میں یہ سوچ کر کہہ رہے ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی آ کے دیکھ لیں۔ جو ڈیمانڈز عمران خان صاحب کی ہمشیرہ یا اہلیہ کی جانب سے تھی کہ اتنے 1000 بندہ دو تاکہ وفاق پر اور چڑھائی کی جائے دوبارہ، تو یہ اگر ایپیسوڈز دوبارہ کرنے ہیں ایک ایسے صوبے سے جہاں دہشت گردی بے شمار ہے اس وقت، تو بڑا مشکل ایکویشن ہوگی قاسم صاحب۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ والی بات درست ثابت ہو جائے کہ گنڈا پور صاحب شاید بیچ میں خوشی ہوں کہ اچھا ہے میرے در سے جان چھوٹی ہے اور میں جس کشمکش کا شکار تھا اس سے میری جان خلاص ہوئی۔ جی ربیہ جی منیب یہ بتائے گا، گنڈا پور صاحب کو جو ایک پرابلم نظر آ رہی تھی پارٹی میں، ویسے تو بہت سارے مسائل تھے لیکن وہ یہ بھی تھی کہ ان کے خلاف گروپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ سہیل آفریدی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ مسئلہ جو ہے وہ کم از کم فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیے ابھی تو آئی تھنک کافی پریمیچور ہے یہ کہنا، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے لوگ آپ سے ناراض ہیں، کتنے لوگ آپ سے راضی ہیں۔ وہ اس وقت تو ایک پاپولیرٹی ویو کو کمانڈ کرے۔ جب گنڈا پور صاحب آئے تھے تو وہ بھی بہت سی جوشیلی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن کئی دفعہ جا کر پھر آپ کو سیٹل ہونا پڑتا ہے یا آپ کو ریالٹی چیک ملتا ہے، تو پھر آپ کو پریگمیٹک ہونا پڑتا ہے، اور اگر آپ پریگمیٹک نہیں ہوں گے، اسٹف ہوں گے اور اپنی اسی بات پر اڑے رہیں گے تو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ موبلائز کرنے میں جو ہے وہ یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ موبلائز کر سکیں گے وہاں صوبے کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگسٹرز ہیں ان کو۔ ڈو یو سی دیٹ؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے آنے کے بعد کوئی فرق جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست میں یا ان کے صوبے میں کوئی فرق جو ہے وہ نظر آئے گا؟
پہلے تو خیبر پختونخوا کی گورننس کو بہتر کرنا ہوگا. کچھ نہ کچھ تو سیلنگ پوائنٹ ہو, سوائے یہ مینڈیٹ کے لیے کہ خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے اور چڑھائی کرنی ہے وفاق پہ. پہلے تو اپنے صوبے کو درست کریں. صوبے کو درست کریں گے تو حالات کچھ بہتر ہوں گے. ایسے لڑائی سے تو محض کچھ نہیں ہوگا. فی الحال تو جو حالات لگ رہے ہیں وہ اگر تو ان کا دھیان یہ ہو کہ میں نے صوبہ بہتر کرنا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر انہوں نے پہلی تقریر میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو یہ کریں گے اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے باتوں کا جواب دے رہے تھے اور ان پہ جملے کس رہے تھے بغیر نام لیے اور شعر پڑھ رہے تھے, تو پھر تو ایک بڑی پرابلمٹک ایکویشن ہوگی. اور بہرحال ان کو پھر شاید کیونکہ یہ اس طرح کے جو اسٹنٹ ہیں یہ آپ اسمبلی میں تو فل کر سکتے ہیں, لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ جب آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کوئی فضول گفتگو نہیں کر سکتے. وہاں تو اگر آپ کوئی نامناسب جملہ بھی استعمال کریں تو آپ کو بہت بری طرح ریپریمانڈ کیا جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے, ڈریسنگ ڈاؤن ہوتی ہے, کیونکہ متعدد دفعہ بہت سی جگہوں پر شاید کسی اور کی بھی ہوئی ہوگی. ایک اور چیز جو وزیر اعلیٰ کو فیس کرنی پڑی, اب علی امین کو تو کرنی پڑی, اب ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, وقت ہی بتائے گا, کہ جو دو خواتین ہیں جو کہ خان صاحب کے بہت قریب ہیں, بہت انفلوئنشل ہیں, بہت سنی جاتی ہے, ان کی علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ, ان کی گڈ بکس میں رہنا اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ بھی سہیل آفریدی کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو دونوں کا خواتین کا ان کو سپورٹ حاصل ہوگی. وہ علیحدہ بات ہے جب ان کی وش لسٹ نہیں مانی جائے گی اور وہ چاہیں گے, اگر سہیل آفریدی صاحب اس کو ریزسٹ کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے. اور اگر سہیل آفریدی صاحب کوئی بہت بڑی میس موومنٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت سے آسانیاں بھی پارٹی کے اندر پیدا ہوں گی. لیکن ذہن میں رکھیے گا آگے سے جو رسپانس ہے پاکستان کی اسٹیٹ کا وہ بڑا کلیئر کٹ ہے, اور جو باتیں کی گئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے میرے خیال میں اس میں اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا. جی, تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ جوائننگ اس. جی, منیب فاروق سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی ڈیٹیل میں بات کی انہوں نے کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حلف کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. اس پوائنٹ پہ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کچھ مزید ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کے پی وزیر اعلیٰ کے حلف کا جو معاملہ ہے اب کچھ سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں حلف نہیں لوں گا, اور ان کو بلاول نے بھی کہا ہے کہ آپ جلد پہنچیں اور جا کے جو بھی آپ کا آئینی فریضہ ہے اس کو انجام دیں. کلاسر صاحب بتائے گا, تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی جو کہ نئے منتخب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے بڑی جوشیلی جو ہے وہ تقریر بھی کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے, میں جان بھی دے دوں گا. تو اب یہی سمجھا جائے کہ گورننس تو چھوڑیں, ادھر ادھر اس کی بات نہ کریں, بس اب مزاحمت ہی نظر آئے گی صوبے میں. نہیں بالکل. مجھے ایک اور اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں جو آپ نے سوال کیا ہے, مجھے ان پہ بلاول پہ آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنر صاحب کو وہ دیں جی, وزیر اعلیٰ اپنا ہوائی جہاز دیں اور ان کو لے کر جائے اور وہ ان کا حلف لیں. اب مجھے نہیں پتا, ویسے انہوں نے ایک پاسنگ یہ کامنٹ کیا ہے کہ بہت جلدی ہے تو اپنا جہاز ان کو دے کے بلا لیں. ادروائز اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ, گورنر یہ کنڈی جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم تو ہمیں اسلام آباد میں ہی نظر آتے ہیں, یہاں تقاریب میں دوستوں کو ملتے جلتے, تو اسلام آباد میں ہی ہوں گے. جتنی دیر میں انہوں نے یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے, یہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے پنڈی کے قریب اور فتح جنگ کے قریب, اتنی دیر میں تو پشاور پہنچ جائیں گے میرا خیال ہے. 1.5 گھنٹے کی موٹر وے پہ ڈرائیو ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہاں سے ان کے لیے جہاز منگانے کی یا ان کو جہاز پہ بھیجنے کی. میں سمجھتا ہوں ویسے انہوں نے شاید ایک ارجنسی کی وجہ سے ایک انہوں نے کوئی وہ کیا کہ لائٹ سا کامنٹ کیا ہوگا, اینڈ ہی ڈڈنٹ مین اٹ کہ باقی جہاز بھیجیں اور پشاور کے لیے ان کو لے کر جائیں. اتنی دیر میں بندہ خود پہنچ جاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو تھی جو میں ان سے ایک سوال ان سے کرنا چاہ رہا تھا منیب صاحب سے, خیر وہ تھوڑی سی ان کو اپنی کوئی جلدی تھی, اپنا ان کو کوئی کام تھا, وہ یہ ہے کہ ایک نا ماڈل ہے ہمارے ہاں, ایک پالیٹکس میں بھی ہے, بیوروکریسی میں بھی ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ماڈل. یہ پہلے ماڈل شروع کیا, اگر بیوروکریسی کو دیکھیں, یہ شہباز شریف صاحب کا ماڈل ہے, یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا اتنا نہیں تھا لیکن شہباز شریف صاحب کا زیادہ تھا. نواز شریف صاحب نے جب بھی بیوروکریسی کو پک کیا, اگر ان کے پچھلی 3 یا ان کے 2 ٹرم دیکھیں, 91 والی دیکھیں, 90 والی دیکھیں, 97, 99 دیکھیں, تو انہوں نے اپنے ساتھ بڑے ایکسپیرینسڈ انہوں نے وہ رکھے تھے, بیوروکریٹ تھے, ان کے ساتھ ہوتے تھے. ایون پرویز علی صاحب کا بھی اسٹائل تھا جب وزیر اعلیٰ تھے, تو وہ بڑے ایکسپیرینس بیوروکریٹس کو رکھتے تھے کہ مطلب زیادہ ینگ بندے کو اس طریقے کے اپنے, اگر
मैं ये नहीं कहना चाहता काबिल नहीं होते, काबिल लोग भी होते, उम्र का जहानत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सम टाइम जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो जहानत उसी चीज को वो करता है, उसको कम्प्लीमेंट करता है। सो लिहाजा परवेज इलाही साहब का मैंने देखा, उन्होंने भी हमेशा अपने करीब बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट थे। सवालात हो सकते हैं बहुत सारे वो परवेज इलाही साहब पे या दीगर लोगों पे, लेकिन उनके ब्यूरोक्रेट अच्छे थे। ऐसे मैं देखता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बेहतर थे। इनके करीब लोग जो रहे हैं उनका नाम भी मैं दे सकता हूँ, जो लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं कंपेरेटिव। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब के भी जो उन्होंने फैसले किए, 2-4 जो डिजास्टर भी हुई, 93 में भी हुई, 99 में भी हुई, वो इससे ये साबित हुआ कि आप लोग ब्यूरोक्रेट की सुनते हैं नहीं सुनते, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जो शहबाज शरीफ मॉडल था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा नहीं भी हमें ये नहीं चाहिए भाई, हमें एजेड बुजुर्ग टाइप नहीं चाहिए, हमें गो गटर चाहिए। गो गटर होता है यस बॉस टाइप, बॉस ने कह दिया यू हैव टू डिलीवर। फिर आपने नहीं देखा, बंदे मारने हैं, फिर फायरिंग करनी है, फिर बंदे उठाने हैं, फिर केसेस करने हैं, जान देनी है, लेनी है, फिर परवाह नहीं करनी। इन्हें गो गटर कहा जाता है। रूल्स रेगुलेशन नहीं बताने आपने, क्योंकि पुराने ब्यूरोक्रेट जो थे वो आपको रूल्स रेगुलेशन बताते थे, मशवरा देते थे, मना करते थे, और हुक्मरान सुनते थे। हुक्मरान सुनते थे कि जनाब हमें कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट मशवरा दे रहे तो ये काम नहीं करना, हम करते हैं, उसको जाती मसला भी नहीं बनाते थे। तो शहबाज शरीफ का मॉडल डिफरेंट था। उन्होंने कहा नहीं, ब्यूरोक्रेट मुझे नौजवान चाहिए, ये जो बुजुर्ग हैं 50 के बाद वाले जो हैं 55 वाले, इनको आगे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा होता, ये आगे बैठ के एस्टा कोड की किताबें में खोल के हमें दिखाना शुरू कर देते, काम नहीं होता। सो उन्होंने 17 ग्रेड वाले को 19 ग्रेड का चार्ज दे देगा, 19 वाले को 21 का दे दिया, 21 वाले को उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी का चार्ज देकर उन्होंने कहा जी डिलीवर कर। जिस बंदे को तवक्को नहीं होती कि मैं कभी उस डिप्टी कमिश्नर लगूंगा जाके 15 साल बाद, और वो 4 साल बाद वो डिप्टी कमिश्नर का ओहदा लेके बैठा हो, तो फिर तो कुछ भी कर गुजरेगा। ये मॉडल बता रहा हूँ, अभी भी आपको नजर आएगा यहाँ पे इस्लामाबाद में, पंजाब में, या हमने पहले शहबाज शरीफ साहब के दौर में देखा है। इसको मैं अब अप्लाई करता हूँ इमरान खान मॉडल पे, जो मैं थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड देना चाह रहा था। इमरान खान साहब का भी यही मॉडल है, एक तरह का मिलता जुलता, कि कि ऐसा बंदा सामने लाया जाए कि जिसको कभी तवक्को ही ना हो जिंदगी में कि मैं कभी वजीर आला भी बन सकता हूँ, अगेन मैं कभी वजीर भी बन सकता हूँ, लीव अलोन के वजीर आला। मतलब उस्मान बुज़दार साहब कभी सोच सकते थे कि मैं एक वजीर बन जाऊंगा, पहली दफा एमपी बन के आया हूं, वो नहीं सोच सकते थे। उन्हें उठा कर वजीर आला बना दे, फिर उनसे जो काम लेते रहे या उनको हैंडल करते रहे, या आपके फैमिली फ्रेंड्स उनको हैंडल करते रहे, जो हमने पंजाब में देखा। सेम उन्होंने महमूद खान साहब वाले केस में किया, केपीके में। वो कभी वो सोच सकते थे महमूद खान साहब कि मैं भी वजीर आला, यार कभी नेवर। और अगले 2-3 साल इसी आ में रहते हैं कि यार कि हम वजीर आला बन गए, फिर जो भी कहें वो काम करेंगे। ऐसे ही मैं समझता हूँ गंडापुर साहब वाला भी यही केस है। ठीक है वो पहले वजीर रहते, लेकिन वजीर आला तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। इन सब से मैं समझता हूँ जो ज्यादा एक उन्होंने किया है, जो सोहेल अफरीदी साहब को लगाया है। सोहेल अफरीदी साहब वही मॉडल है जो शरीफों का मॉडल है कि एक बंदे 17 ग्रेड के बंदे को उठा के आप 19 ग्रेड का ओहदा दे दें और फिर उसे काम लें, और वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और अफरीदी साहब भी कह रहे थे वही वाली एग्जैक्ट बात कि नाब के मैं अपनी जान भी दे दूंगा। दैट्स व्हाट इमरान खान एक्सपेक्ट अपनी लॉयल्टी से। ये जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं, उनको नार्सिस्ट कहें, पॉपुलिस्ट कहें, व्हाटएवर जो भी कहें, ये अपने वर्कर से, अपने फॉलोअर से यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही तकरीर, यही कमिटमेंट, यही चीज। गोली खाओगे खाएंगे, मरोगे मरेंगे। ये भुट्टो साहब की तकरीरें उठा के देख लो, भुट्टो साहब इसी तरह की मिलती जुलती स्पीचेस करते थे, मरोगे जी मरेंगे, जान दोगे देंगे, फलां करोगे, सब कुछ करेंगे। सो मेरा ख्याल इमरान खान साहब इस बात पे बड़े खुश होंगे, उन्होंने बिल्कुल सही बंदा पिक किया है जो उनके लिए जान देने को तैयार है। सुबह बाद में देखा जाएगा, वो बाद में 13 साल भी हमने देखा है सुबह की जो तरक्की हुई है। लोग खुश हैं तो फेयर एनफ, लोगों ने वोट दिया, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। और मुझे खुशी ये हुई है लास्टली कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने या कोई एजेंसीज ने कोई रोड़े अटकाने की कोशिश नहीं की कि जनाब कि हम ग्रुप तोड़ें, फजल रहमान साहब के भाई को बना दें, फलां को बना दें, फिर यहाँ पॉलिटिक्स हो, ग्रुपिंग हो, पैसा लगाया जाए, लड़ाई झगड़े। क्योंकि बदनामी अल्टीमेटली ये एस्टेब्लिशमेंट के खाते में आनी थी, चाहे वो शामिल होती या ना होती इस खेल में, लेकिन ये उन्हीं का ही बदनाम होना था। देखे जिन्होंने सोहेल अफरीदी को रोकने की कोशिश की, ऐसे बैड नेम होता है, ऐसे बैड वहां पे मेरा ख्याल है एक फीलिंग जाते पूरे सूबे में। सो ये कम अज कम एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसी ने समझदारी की है फॉर ए चेंज कि उन्होंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। भाई आपका सूबा है, आपका लीडर है, आपका वोटर है, आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के यंग मैन जो माज खान साहब को जिन्होंने रिहा करवाना है और अफगानिस्तान के उन्होंने जो उनका वो है स्टांस है, अगर उसको बैठ के उन्होंने डिफेंड करना है तो फिर अगर लोग खुश हैं तो फिर कहते ना मियां बीवी राजी तो फिर क्या करे काजी। वी आर हैप्पी टू सर फॉर अगर खैबर पख्तूनख्वा। इसी पॉइंट पे जो है वो एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे बड़ा अहम इवेंट जो है वो इजिप्ट में हुआ, पीस समिट, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की। और उनकी शिरकत के बाद जो मामलात अनफोल्ड हुए उस पर बड़ी डिबेट जारी है। कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ तनकीद जो है वो भी देखी जा रही है। इस पर भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे क्लासा साहब का आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। इजिप्ट में जो है तारीखी मुआहदा गजा अमन मुआहदा जो है उस पर दस्तखत हुआ और इस अहम मौके पर जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। बहुत सारे विजुअल्स आए, क्लासरा साहब सब ने देखा कि जिस तरह से सारे मामला जो है वो अनफोल्ड हुए डिप्लोमेसी की सतह पर। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसको आप हमारी डिप्लोमेटिक फतह देख रहे हैं जो वेलकम और जो वहाँ पे जिस तरह से जो है वो रिस्पेक्ट दी गई शहबाज शरीफ साहब को, या फिर आप उस तनकीद को देख रहे हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी भी अपीजमेंट करने की आखिर क्या जरूरत थी? आपका क्या व्यू है इस पे? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और मैं पाकिस्तानी साफ ज़ाहिर है वो भी उसको फॉलो कर रहा था, मैं इंडिया को भी फॉलो कर रहा था, क्योंकि हमारा तो आपको पता है इस खित्ते में हमारा मैच पड़ता है वो तो इंडिया के साथ पड़ता है। पूरी दुनिया से हार जाए, बस इंडिया से नहीं हारना हमने, वो क्रिकेट मैच हो, हॉकी मैच हो, या इवन जंग भी हो, जो भी हो, व्हाटसएवर, तो बाकी हमें मैटर नहीं करते। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टडी है हमारे यहाँ, इसी बात पे ट्रोलिंग हो रही है जो आपने भी सवाल किया कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद जरूरत से मोर ओवर कर दिया, इतनी करने की जरूरत नहीं थी, इतना भी झुकने की जरूरत नहीं थी, इतना भी आपको आगे बिछने की जरूरत नहीं थी ट्रम्प साहब के आगे। ये हमारी, और उस पर बहुत सारे मजाक ठट्ठे झुकते हैं, वो सब कुछ आप देख रहे हो। हमें तो आपको पता है कोई ना कोई शुगल चाहिए होता है सम टाइम, मतलब कोई ना कोई टॉपिक डेली का, जब से सोशल मीडिया है तो डेली वी न्यूज समथिंग टू चेयर अबाउट और टू मार्क अबाउट, टू इंसल्ट समवन, वो चीजें करने के लिए। फिर हमारे ये आगे ना अपने अपने मुल्क के मफादात 2 मिनट के लिए भूल जाए बंदा कि वहां पे कौन बंदा खड़ा है, शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, इमरान खान साहब खड़े, बिलावल खड़ा है, या जो भी वट एवर हूएवर इज स्टैंडिंग। सम टाइम आपको अपने मुल्क का मफाद देखना होता है, बंदा नहीं देखना होता, क्योंकि ये पोजीशन है, ओहदा है, ये बंदा नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक मतलब ओहदा। मुझे हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त भी हैं, तो मुझे याद है कभी आते हैं यहाँ पे, हम उनकी गुफ्तगू में अगर उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हमारे यहाँ तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है अपने प्राइम मिनिस्टर की क्लास लेना, जुगत लगा लेना, कमेंट कर लेना, कोई सख्त बात ट्विटर सोशल मीडिया टीवी पे कह देना, यहाँ नॉर्मल है। मैंने उनके बारे में देखा कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर या उनके सदर या किसी कोई उनके ऐनी ओहदे पे बारे में बात करें इंडियन के साथ, या हमारे और भी बहुत सारे इस्लामाबाद के दोस्त इस बात से, जो जर्नलिस्ट मीटिंग में होते हैं, वो इस बात पे एग्री करेंगे, वो रिएक्ट करते हैं। अच्छा, हमारे लिए नई चीज थी कि इंडियन जो है उनके प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा जी जनाब वो भी जमहूरी वजीर आजम, हमारे भी जमहूरी हैं, कौन सा आसमान से उतरे? कहते नहीं, हमारे यहाँ ऐनी ओहदों की बड़ी वो है। ये ओहदे के हवाले से हम बड़े वो है, एज ए पर्सन के तौर पर जरूर आप किसी पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ओहदा जब आते हैं तो इंडियन इस मामले में, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन जब पहले आते थे बड़े इस पे सेंसिटिव होते। आज भी देखते हैं इंडिया को, ये इंडियन मीडिया पे इल्जाम लगता है। हम अक्सर कहते थे कि पाकिस्तानी मीडिया बड़ा आजाद है, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे, सिक्योरिटी पॉलिसी हम खुल के बात करते हैं, लेकिन इंडिया मीडिया हमेशा उन पे इल्जाम लगता है और वो इसको फखर से एक्सेप्ट करते हैं। वो फॉरेन पॉलिसी पे, अपनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, प्राइम मिनिस्टर उनकी लाइन टो करते हैं, हमेशा करेगा इंडियन मीडिया। आप देख लें, वो तो उनसे वो कब्जे भी करा देता है ना कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची हैज फॉलन टू इंडियन फोर्सेस, तो भी वो खबरें चला देते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है तो हमारा पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर का हमने करना, वो इतना वो लाइन वो आके टो करते हैं। मैं उनकी बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे रोला ये पड़ा हुआ है जो आपने सवाल किया है जी, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत है? हम तो बड़ी सुपर पावर है, दुनिया में 3 तो सुपर पावर है, चौथी हम है। वो कहते हैं ना कि उसके बाद आखिरी बादशाह तो हम है, जो एक फिल्मी डायलॉग चलता है यहाँ पे, या तो अमेरिकन हैं, रशियंस हैं, चाइनीज हैं, उसके बाद हम है। तो वैसे भी हम, मतलब हमने जंग जीते, हम है, तो हमें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्रम्प साहब के आगे इस तरह क्यों खड़ा है? बल्कि ट्रम्प साहब को उनकी खुशामदीद करनी चाहिए थी, जो मतलब उन्होंने उनकी एप्रिसिएशन की भी है। ये चीज हम भूल जाते हैं कि ट्रम्प भी हमारे फील्ड मार्शल की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहा है, लेकिन वही वाली बात कि बंदा पसंद नहीं है ना। वो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि भांदे हमारे सरायकी की बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि भांदे दी हर शय बांधी है, अण बांधे दी कैसे नहीं बांधी। जो लोग आपको अच्छे लगते हैं वो उनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं, और जो नहीं अच्छे लगते हैं उनकी अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। दैट्स ह्यूमन नेचर। तो हमें जो उनकी अच्छी तारीफें की हैं, कोई शहबाज शरीफ साहब का आपको पता है कि मैं कोई आई हैवंट बीन हिज कोई फैन, मैं तो हमेशा बहुत सारी चीजें मैंने उन पर तनकीद भी की है, स्टोरीज भी की हैं, सवालात भी किए हैं कई दफा। मतलब हमें तो मिलते भी नहीं, हमें तो बुलाया नहीं जाता उनके। आपको पता है लास्ट टाइम मेरा 2022 में उन्होंने बुलाया तो वहां पे हाथ मिलाया, तो बड़े मुश्किल से शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे हाथ मिलाया था, क्योंकि हम तो उनको रोज स्कैंडल करते हैं, स्टोरी करते हैं। हमारी ये हालात है। इंडिया की देख लें, वहां इंडिया का देखें, इंडिया में इस वक्त रोला पड़ा हुआ है कि जनाब ये आप लोगों के मोदी साहब और जयशंकर साहब जो है मॉडर्न डे अपने हेनरी किसिंजर समझते हैं, जो वो कहते भाई साहब आपने किया क्या है? ट्रंप साहब वहां पे इतना बड़ा 20 ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट गए हैं, इंडिया ने पता किसको भेजा है? उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स भेजे, जूनियर अपने डिप्टी मिनिस्टर को भेजा है वहां पे इतने बड़े फोरम पे। उन्होंने उनकी क्लास ली हुई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफें हो रही हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें हो रही है। वेयर इज मिस्टर मोदी? आपके तो दोस्त थे, आपने अच्छा जयशंकर साहब को नहीं भेजा। वो कहते हैं आप इतनी बड़ी आइसोलेशन में चले गए और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मकाम बन गया आगे से कि उनको आगे किया जाता है, उनको सुना जाता है,
उनकी मतलब पैम्परिंग अगर की गई है, मैं समझता हूँ, हाँ। तो पाकिस्तानी उनकी की गई है। आपके प्राइम मिनिस्टर कोई लाइक हिम और नॉट, दैट्स अनदर स्टोरी, मतलब उसमें हम डिबेट में नहीं जाते। लेकिन अगर पैम्पर किया है तो सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान को पैम्पर कर रहे हैं, और वो हमारे नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं, जो मैं आज कामरान यूसुफ साहब का बड़ा अच्छा ट्वीट भी था, उन्होंने बड़ी अच्छी समअप किया है कि वहां पे इंडिया इतनी बड़ी आइसोलेशन में चला गया है कि अब वो तालिबान के वजीर खारजा को बुला के प्रोटोकॉल दे रहे हैं। कभी सोचा था आपने कि इंडिया जो है तालिबान के हेड को, जो उनके वो है, उनको बुला के अपने मुल्क का दौरा करवाएगा? क्योंकि अब वहां पर उनको नजर ही नहीं आता हम पॉलिटिकल आइसोलेशन से, वर्ल्ड आइसोलेशन से कैसे निकले, कहां पे निकले। अच्छा चलें जी, मान लिया शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म्ड वेरी बैडली, नहीं करना चाहिए था, इतना पैम्पर भी क्या करना था। हम दुनिया की चौथी सुपर पावर हैं, इतने बड़े हम लोग हैं, और हमारा प्राइम मिनिस्टर इतने वो, जो ये नहीं होना चाहिए था। आई फील एम्बेरेस्ड एज वेल, बल्कि रादर अशेम्ड। मान लिया जी आपकी सारी बातें ठीक है। ये यूके तो हमसे बहुत बड़ी चीज है ना, यूरोपियन ममालिक मतलब हमसे तो आगे है ना। अभी आपने देखा कि उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या सलूक किया, वहां का जरा देखें। वहां का पूरा पढ़ गए हैं कि उन्होंने जिस तरीके के यूके के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, वो बेचारे आगे गए हैं कि शायद मुझसे तकरीर करवाना चाहते, उन्होंने उनको तकरीर ही नहीं करने दी, वापस भेजा है, और शहबाज शरीफ से तकरीर करवाई है, नंबर एक। दूसरा, अच्छा इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ देखें, जो उनकी आपस में वो चीजें हुई हैं, हर एक के साथ उन्होंने एज अपनी शख्सियत के तौर पर ट्रम्प साहब ने हर एक के साथ कोई ना कोई जुमला जरूर किया है। कोई किसी को मजाक किया है, किसी को गॉसिप किया, किसी को मतलब लेफ्ट हैंड कम्प्लीमेंट किया है, लेकिन इनके साथ नहीं किया, हमारी लीडरशिप के साथ। यस, लेकिन एक और चीज देखें, ये जो लोग हमें बताते हैं कि जी हमारी बेइज्जती होगी। आपको याद है जब यूक्रेन वार की वजह से पूरा आपके यूरोप के सारे प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में वेटिंग एरिया में बैठे वेट कर रहे थे, और ट्रम्प साहब अंदर जो है ना वो कॉल कर रहे थे, इसको पुतिन को कॉल कर रहे थे। मतलब वहां 7-8 ममालिक के बड़े बड़े, ये आपके वो जो है जर्मन थे, उसमें इटली था, फ्रांस था, आपका यूके था, इनके प्राइम मिनिस्टर लाइन में लग के वेटिंग रूम में व्हाइट हाउस में बैठे हुए ट्रम्प साहब को वेट कर रहे हैं। वहां तो किसी ने डंडे नहीं उठा लिए कि यूरोपियन इतनी बड़ी कौम, जर्मन इतने बड़े, आपके यूके आपकी कॉलोनियल मतलब वो रहा है, पावर है, जिसने अमेरिका को जिसने जी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूँ, उस पर आपका जरूर कमेंट चाहूंगी कि माजी में जितनी भी हुकूमतें रही हैं, उनका ख्वाब ही रहा है इस किस्म की रुग़बत अमेरिका से। तो अमेरिका से जो ये कुर्बत जो है, ये सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी बड़ी सुपर पावर है। तो इस किस्म के रिलेशंस, एक बायलैटरल रिलेशन, एक बड़ी कामयाबी जो है उसके तौर पे जो है वो उसको देखना चाहिए। तो माजी में भी जो है ख्वाहिश तो सबकी रही है। आई एग्री विद इमरान खान साहब जब मिल के आए थे व्हाइट हाउस में, आपको याद होगा, और फैमिली उन्होंने डिनर किया था, मिलवाया भी था अपनी फैमिली से ट्रम्प साहब ने। तो भाई जब वो वापस आए थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ, और इमरान खान वाज राइट कि आप अमेरिका को अपने लेफ्ट साइड पे नहीं कर सकते। अभी आप तसव्वुर करें इस वक्त वहां पे जो शहबाज शरीफ साहब और हमारी वहां पे लीडरशिप के साथ उन्होंने बुलाया, उन खाने खिलाए, फील्ड मार्शल को बुलाया, व्हाइट हाउस में बुलाया, इज्जत दी, सब कुछ किया। अगर यही इज्जत इस वक्त अगर मोदी साहब को मिल रही होती, जयशंकर साहब को मिल रही होती, पाकिस्तान में क्या रोला होना था। हम मर गए, देखे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो गई है, इनको कोई पूछता नहीं है, कोई मुंह नहीं लगाता, हमारी औकात नहीं रही, 2 टके का हम नहीं रहे, हमने अमेरिका के लिए ये किया, हमने जंगें लड़ी, बर्बाद हुए, तबाह हुए, और अमेरिका ने जाके उनको गले लगा लिया, मोदी साहब को गले लगा। ये हमारी गुफ्तगू होती। मतलब हमें बाज दफा हमें इज्जत रास नहीं आती, हम कोई ना कोई साजिश ढूंढ रहे थे, अमेरिका को हमसे मफाद होगा। भाई मुझे ये बताएं, दुनिया ये मफाद पे चलते। यूरोपियन जो है वो 7-8 जो प्राइम मिनिस्टर थे यूरोप के, वो क्या कर रहे थे व्हाइट हाउस में? वो कि जाती दोस्ती निभाने गए थे, अपने मुल्कों का मफाद देखने गए थे कि हमारी यूक्रेन की वार जो है हमारी टर्म से खत्म होनी चाहिए। ये कभी नहीं होता। अमेरिका को यह हिसाब से मफादात है, आपको उनसे। आज अगर यही ट्वीट्स जो है ये वो कर रहे होते, ट्रम्प साहब पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे होते, जो मोदी साहब पे करते, इंडिया पे करते, मतलब हमारी दुनिया में क्या होना था। हम इस वक्त खुदा ना खास्ता हमारे इकोनॉमिक, हमारे फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक इतनी आइसोलेशन आनी थी, आप तो मैनेज नहीं कर सकते। तो शुक्र करें भाई एक्सीडेंट मोदी साहब ने वार छोड़ी उनको, बल्कि मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को ना यहाँ से ये उसके खलीफे की क्या होती है वहां पे वो जो खिलाई जाते हैं लोग, वो खाते हैं यार, कोई मिठाई जो होते हैं, उनको गुलगस्ता भी भेजें और लाहौर को कोई मिठाई भी भेजें कि जनाब थैंक यू वेरी मच, आपने जंग शुरू की, जंग के बाद हमारी दुनिया में थोड़ी सी इज्जत बन गई है, थोड़ा सा मोहल्ले में 4 लोग अब हमें सलाम करना ठोकते हैं, हमें 4 सलाम करना शो, पूरी कौम डर गई है, नहीं जनाब अमेरिकन आपकी जेब काट लेंगे, लूट लेंगे। भाई मेरे आपके मफादात होते हैं, इंसान के आपस में रिलेशनशिप हूँ तो भी हम मफादात पे चलते हैं, कोई ना कोई जाति, मुल्कों को भी ऐसे रोना धोना हमने, मतलब इस यूके के प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना है, वहां पे कोई नहीं है।
ہم توپیں کرنے لے کے ہم چڑھ گئے کہ ہمیں کیوں عزت دی گئی ہے جناب، ہم بہت بڑی چیز ہیں، اپنی آخری بادشاہ ہم ہی ہیں، بس ایسے ہی ہے۔ فورتھ سپر پاور ہیں کلاس رضا، ہاں یس، چوتھی سپر پاور، ہمیں ہمارے ساتھ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا، صحیح ہے جی، اوکے، ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں، ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہو۔